चैनल पे आने के लिए। और आज का जो सेशन है वो पॉइंट्स के ऊपर है, इक्वलाइज पॉइंट्स के ऊपर है। और थोड़ा सा इसमें मैंने थोड़ी नॉलेज को थोड़ा सा डीप करने की कोशिश की है। ये भी मैंने एक दो दिन पहले ही बनाई है ये पीपीटी। और इसमें हम आज लीवर के पॉइंट्स को भी देखेंगे, कुछ नए पॉइंट्स लीवर के। और एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर ये कब आई, कितने समय पहले आई, थोड़ा सा इसको डीप में जानेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, पर बेसिक चीजें ही हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। सो नाउ वी स्टार्ट सेशन। मेरा नाम ज्योति मसीह है और मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। मैं टियान्स इंटरनेशनल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हेल्थ कंसल्टेंट कार्य करती हूँ, जहाँ हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बचाव के विषय में लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। क्या आपका कीमती समय मुझे मिल सकता है मैडम और सर? एक बार फिर से इस पैनल पे और आज के सेशन के लिए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो वेलकम टू ऑल डियर लीडर्स एंड अपलाइंस। सो जैसा कि आज एक्यूपंक्चर के विषय में हम जानेंगे, और टियान्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि वेलनेस पे ही जिसका मेन फोकस है, हेल्थ एंड वेल्थ। और जब हम एक्यूपंक्चर की या एक्यूप्रेशर की बात करते हैं, स्पेशली वो जो न्यू लीडर्स हैं, न्यू प्रोस्पेक्ट्स हैं, या अभी नए कुछ ही समय से जुड़े हुए हैं जिन्हें अभी कुछ नहीं मालूम है एक्यूलाइफ के विषय में, तो एक्यूलाइफ जो काम करती है वो एक्यूपंक्चर का, एक्यूप्रेशर का काम करती है। और ये जो वर्क करती है वो होलिस्टिक वर्क करती है, यानी कि समग्र पूरे बॉडी पे काम करती है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो है वो पूरी बॉडी के लिए यूज किए जाते हैं, एंड इंक्लूडेड न्यूट्रिशन सेंटर ऑल्सो। तो दोनों ही चीज के कॉम्बिनेशन है जो इस्तेमाल किया जाता है थेरेपी के लिए। और ये एक ऐसा कम्युनिटी स्पेस है हीलिंग आर्ट का जो बहुत खास है और आप कहीं और नहीं मिलेगा। सो ये जो हैप्पी क्लेम और ग्रेट ब्रशिंग LV3, तो ये जो पॉइंट है लीवर का LV3, ये एक ग्रेट पॉइंट कहलाता है, एक मेन मेन पॉइंट कहलाता है जिसे हम कहते हैं केंद्रित पॉइंट, एंड सोर्स पॉइंट्स एंड अर्थ पॉइंट ऑफ द लीवर। और इसका जो नाम है, इसको बहुत से जो थेरेपिस्ट हैं, वो जो ट्रेनिंग लेकर आते हैं उनको बताया जाता होगा इस विषय में, इसको हेवनली स्टार पॉइंट भी कहा जाता है, यानी कि स्वर्गीय तारा बिंदु, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, LV3 या लीवर 3 पॉइंट को। और लीवर 3 एंड एक्यूपंक्चर पॉइंट फॉर रिलीज, ईजिंग एंगर एंड सिस्टम। तो ये हमारे अगर हम इस पॉइंट पे थेरेपी देते हैं हमें पेशेंट को, तो इसके साथ साथ बहुत सी और तकलीफ जो बॉडी में होती हैं, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्सा आ जाना, बहुत ज्यादा जिद्दीपन हो जाना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें भी रिलीफ मिलता है। तो अब बात करेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुई, क्या था, और कब इसका निर्माण हुआ, कब से लोगों ने जानना इसको शुरू किया। तो एक्यूपंक्चर पारंपरिक चीनी चिकित्सा है, हम सभी जानते हैं। चाइनीज इन लोगों ने जो है इसका आविष्कार किया, इसको बहुत खोजा, और बहुत से अभ्यासों के थ्रू, बहुत से मेहनत करके, भटकते हुए जंगलों में बहुत सी ऐसी औषधि वाधक जो पौधे होते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, उनको ढूंढा और उनको औषधि के रूप में बनाया। और बॉडी के ऊपर, जानवर के शरीर के ऊपर, जिसमें चूहा है और कछुआ है, बिल्ली है, ऐसे और भी कुछ जानवरों के ऊपर पहले इसका पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया, उनको प्रेशर पॉइंट के थ्रू हील किया गया।
और जब उन पे रिजल्ट आया, तब जाके ये जो पैथी है, जिसे हम TCM कहते हैं, ये पूरे दुनिया में धीरे धीरे फैलने लगी। और इसकी जो शुरुआत है वो है चाइना। चाइना से इसकी शुरुआत हुई, इसलिए इसको चीनी चिकित्सा भी कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना में ही शुरू हुई थी ये, भारत में भी यही था। और हम सब जानते हैं, अगर हम अ, बहुत डीप में जाते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर सब आए हैं, कुछ सालों से आए हैं, लेकिन उनके आने से पहले वैद्य हकीम ही होते थे, जो मरीजों को ठीक करते थे, पत्ते बांध के, हल्दी का लेप लगा के। मैंने अपने पिताजी को देखा है, वो अगर कोई चोट लग जाती थी तो वो क्या करते थे, पत्ते के ऊपर पीपल का पता नहीं किस चीज का पत्ता होता था, उसके ऊपर वो सरसों का तेल और पिसी हुई मिर्च या हल्दी ये लगा दिया करते थे। और मैं कहती थी पापा बहुत लगेगा, पर वो ठीक हो जाते थे, ना कोई पस पड़ता था ना कोई प्रॉब्लम, और 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते थे। तो ये पुराने तरीके थे, वो किस किस तरह से करते थे। और सिर्फ यही नहीं, आज भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। हम लोग इतना ज्यादा देखते नहीं है, जोंक होती है पहाड़ी एरियो में, हम जब जाते हैं तो वहां पे जोंक होती है। उसके थ्रू बहुत से लोगों का जो गंदा ब्लड है उससे बाहर निकाला जाता है, उनके टॉक्सिन को वो पूरी बॉडी पे चिपका दिए जाते हैं, और उसके थ्रू जितना भी टॉक्सिन है, जितने भी मेटल हमारे अंदर पाया जाता है, वो सब वो बाहर मतलब चूस लेते हैं, और वो फूल जाते हैं जो, और उनको फिर वो अपना आप ही हट जाते हैं, झड़ जाते हैं खुद ही, या फिर नमक ला के झड़ा जाता है। तो उस तरह से भी वो भी इसी थेरेपी के बीच में आता है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बहुत ही बड़ी चिकित्सा है जो, जिस पे काम किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत चाइना से हुई। भारत में भी बहुत से लोग जानते हैं, यहाँ पे भी इसको किया जाता था, लेकिन लोगों ने इसको हल्के में लिया। और जब से एलोपैथी आया तब से वो बिल्कुल भूल चुके हैं। तो इसलिए भारत में इतना इसका क्रेज नहीं था, लेकिन जो शुरुआत हुई है सही तरीके से वो चाइना में हुई। तो विभिन्न स्रोतों ने प्रस्तावित किया है कि एक्यूपंक्चर की जो शुरुआत है, सही एक्यूरेट जो बताया जा रहा है, वो 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ही हुई थी। यानी कि AD और BC, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, हम सभी चीज को जानते हैं। BC ईसा पूर्व यानी कि ईसा पूर्व, और AD यानी कि आफ्टर क्राइस्ट। सो ये जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर जानते होंगे। तो उस समय 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक हुई थी, उसी के बीच में हुई थी। यानी कि 5000 साल हम लोग बोल देते हैं, लेकिन जो सही है ये, उसमें ये है, मैंने से कई जगह देखा है। और लोगों का अनुमान है, सब अपने अपने जो स्कॉलर्स हैं वो कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। और पर्टिकुलर जो मेन लोगों ने बोला गया है वो यही बोला गया है कि 3000 और 1000 के बीच में ही इसका आविष्कार हुआ। और पहले जो पोस्टर्स बनते थे, जैसे आज हमारे पास हमारे एक्टिव लाइफ में एक हाथ बना हुआ आता है, उसमें पॉइंट्स होते हैं। तो पहले जो पोस्टर्स बनते थे वो इस तरह से बनते थे। ये एक चाइनीज पर्सन का पोस्टर बनाया गया है, और उस पे ये सब चाइनीज में ही लिखा हुआ है, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो इसलिए इसको इस तरह से वो लोग बनाया करते थे पहले। लेकिन जैसे जैसे डेवलप होता चला गया, लोग सीखते चले गए, और ये डेवलप होता गया और फेमस होता चला गया ये। अब तो खैर बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी हो गई है। तो पारंपरिक चीनी एक्यूपंक्चर जो है, इसके विषय में हम थोड़ा सा आज जानेंगे। एक्यूपंक्चर के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक यह है कि कैसे इसे इसने धीरे धीरे चीनी लोक चिकित्सा से अपना रास्ता बनाया, और आज यह है कई बीमारियों के लिए सबसे लोकप्रिय साक्ष्य आधारित हस्तक्षेपों में से एक बन गया है। सेकंड पॉइंट है, एक्यूपंक्चर की शुरुआत संभवतः पत्थर, बांस और मछलियों की हड्डियों से हुई। पहले इसका भी, इससे भी यूज किया करते थे लोग, और अभी आज भी किया जाता है बहुत सी जगहों पे।
मछली के कांटों से प्रेशर दिया जाता था, पत्थरों से दिया जाता था, बांस से दिया जाता था, और बांस के अंदर वो पानी और तेल भर के उससे दिया जाता था, जैसे कपिंग करते हैं उस तरह से पहले बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते थे। तो ये सब हड्डियों से ही हुई थी। फिर ये संभवतः 400 ईसा पूर्व के आसपास धातु की ओर आगे बढ़ा। ठीक है ना, 400 ईसा पूर्व मेटल की तरफ बढ़ा आगे एक्यूपंक्चर। और फिर भी चीनी इतिहास में इसकी प्रमुखता निर्विवाद रूप से सर्वव्यापी रही। सर्वव्यापी रही। नैदानिक और नैदानिक तर्क दृष्टिकोण के आधार पर मेरिडियंस का उपयोग करता है। और इसमें 5 तत्व मेन होते हैं, 5 तत्व सिद्धांत है ये, जिसमें जीभ को देखा जाता था पहले, और आज भी देखा जाता है। जीभ देखी जाती है, नाड़ी देखी जाती है, उसके थ्रू ही मूल्यांकन किया जाता था कि मरीज को क्या समस्या है, क्या बीमारी है। जीभ का रंग देख के, उसकी मोटाई, उसका ऊपर छेद तो नहीं है, सफेद तो नहीं है, उसके थ्रू बहुत सी बीमारियों का पता लगाया जाता था कि मरीज को क्या बीमारी है। या फिर हमारे हाथ की नाड़ी को देख के भी पता लगाया जाता था। इवन कुछ लोग पेट की जो नाभि होती है उसे भी देख के बहुत सी बीमारियों का पता लगाया करते थे। तो ये मूल्यांकन का व्यापक ज्ञान शामिल है। और टीसीएम चोटों, खराब स्वास्थ्य की अवधारणा पर आधारित है, जो शरीर की ऊर्जा में असंतुलन, जो इम्बैलेंस हो जाती है, उस अभिव्यक्तियों को कंट्रोल करता है। इस संतुलन के लिए दो प्रमुख बलों की आवश्यकता होती है, और हम सब इसको चीज को जानते हैं, इंग और यांग। इसके विषय में मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगी। इसलिए एक्यूपंक्चर का उद्देश्य ठीक एक्यूपंक्चर सुइयों, जिसे ठोस फिली फार्म सुइयों के रूप में भी जाना जाता है। तो जब हम बात करते हैं एक्यूपंक्चर की, एक्यूप्रेशर की, तो ये एक्यूलाइफ के विषय में हम जानते हैं कि एक्यूलाइफ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस पे आधारित है। और उससे पहले जो तकनीक यूज करते थे वो थी सुई वाली, निडिल वाली। और आज भी उसका बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। और वो जो नीडल वाली जो थेरेपी होती थी वो थोड़ी पेनफुल होती है, बहुत से मरीज उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और मेटल की निडल होती है जो अंदर से खोखली होती है, और उसके अंदर एक प्लास्टिक की बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थोड़ी हार्ड निडल डाली जाती है। और उसी के थ्रू वो जहाँ पे शरीर में दर्द है जिस जगह पे, वहां पे उसे निडल को अंदर डाल दिया जाता था। और थोड़ी वो बाहर रहती है, थोड़ी अंदर रहती है। और 15 से 20 मिनट बाद वो अपने आप ही झड़ के नीचे गिर जाती है, जैसे ही मरीज को रिलीफ मिलता है। कुछ किसी कंडीशन में होता है कि मरीज को दिक्कत बहुत ज्यादा है तो उसे निकालना पड़ जाता है, लेकिन मोस्टली वो खुद ही गिर जाती है। तो ये उसकी खासियत थी, लेकिन बहुत पेनफुल है। और अगर कोई अननोन व्यक्ति कोई फर्जी उस दुकान को खोल के बैठ गया, तो सोचिए मरीज की जिंदगी का भी बड़ा खतरा रहता है उसके थ्रू, क्योंकि नीडल है, कहीं गलत जगह पे अगर वो डाल दी गई तो मरीज की डेथ तक भी हो जाती है। तो इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना होता है, इसलिए नॉलेज, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सम्मिलित के माध्यम से इस होमोसेस्टिक संतुलन को बहाल करना है, जो क्यूई ची के रूप में उच्चारित उच्चारित के प्रभाव को प्रभावित करता है। तो कोई शरीर में चैनलों या मेरिडियन के माध्यम से प्रसारित होता है। मेरिडियन के भीतर उपयुक्त एक्यूपंक्चर बिंदुओं की उत्तेजना ठहराव को मुक्त कर सकती है, और क्यूई को बढ़ा सकती है, या विशिष्ट क्षेत्र या अंग में अतिरिक्त क्यूई को कम कर सकती है। यानी कि क्यूई मीन्स कोई सिकनेस, कोई प्रॉब्लम बॉडी के अंदर, उसको कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। इसलिए एक सामान्य क्यूई प्रवाह और संतुलन को फिर से स्थापित कर सकती है। ठीक है ना।
तो वो क्या कर रही है, उसको सामान्य कर रही है, हमारी इम्यूनिटी को, हमारी जो भी पॉइंट्स हैं जिनमें प्रॉब्लम है, उन सब उन क्यूज को, उन पॉइंट्स को क्या कर रही है वो, कंट्रोल कर रही है, बैलेंस कर रही है। तो बहुत तरह की ये मतभेद भी हैं, बहुत से वैसे वाद विवाद भी हुए हैं कि हमारा बेस्ट है। पश्चिमी लोग कहते थे हमारी एक्यूपंक्चर बहुत बेस्ट है, चीनी लोग कहते थे हमारी बहुत बेस्ट है थेरेपी। तो सबका अलग अलग तरीका था उस समय में, और आज भी यही है। बहुत से जो थेरेपी चाइना में दी जाती है, कोरियंस देते हैं, जैपनीज देते हैं, वो थेरेपी इंडिया में नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। तो वैसे ही जैसा भी हमने यहाँ देखा ये सब था, अभी हम पढ़े थे चाइना के विषय में बताया मैंने, और ये जो है ये है पश्चिमी एक्यूपंक्चर बेस पे। तो यहाँ बता रहे हैं पारंपरिक पारंपरिक जो चीनी एक्यूपंक्चर की तरह ही पश्चिमी एक्यूपंक्चर भी मेरिडियंस बिंदुओं का उपयोग करते हैं, लेकिन इसे शरीर रचना विज्ञान और न्यूरोफिजियोलॉजी पर विचार करते हुए पश्चिमी वैज्ञानिक तर्क पर लागू करते हैं। पश्चिमी एक्यूपंक्चर प्रदान करने वाले चिकित्सक अपने रोगियों के इलाज के लिए मूल्यांकन और निदान के किसी भी पारंपरिक चीनी तरीके का उपयोग वो नहीं करते हैं। ठीक है, वो चीनी जैसे जापानीज लोग देते हैं वैसे पश्चिमी प्रदेश के लोग वो ऐसा नहीं करते हैं। उनका थेरेपी देने का तरीका अलग है। इसके बजाय चिकित्सा स्थानीय स्तर पर वो क्या करते हैं, वो रीढ़ की हड्डी पर या मस्तिष्क स्टेम स्तर पर या तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना के माध्यम से उपचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं। आई होप नाउ यू आर अंडरस्टूड कि कितना डिफरेंस है जापानीज चीनी पद्धति में और पश्चिमी पद्धति में। तो ये एक्यूपंक्चर वो इस तरह से दे देते, रीढ़ की हड्डी पर मस्तिष्क स्टेम तंत्रिका तंत्र का की उत्तेजना के माध्यम से वो उपचार को बढ़ावा देने में लक्ष्य रखते थे। इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट अक्सर एक्यूपंक्चर के साथ साथ मैनुअल थेरेपी, जो नॉर्मल थेरेपीज होती हैं, घरेलू व्यायाम कार्यक्रम जैसे उपचार के अन्य रूप प्रदान करते हैं। वो एडवाइस देते हैं जो पश्चिमी एक्यूपंक्चर वाले हैं कि आप ये थेरेपी लीजिए, लेकिन साथ साथ आपको वॉक भी करना है, घर में व्यायाम भी करना है, और थोड़ा सा अलग से न्यूट्रिशन वगैरह भी आप ले सकते हैं, वो सब भी बताते हैं। अब एक्यूपंक्चर और फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें क्या थोड़ा बहुत अंतर है या नहीं, वो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक्यूपंक्चर एक ऐसी पद्धति है जिसका उपयोग अब पश्चिमी चिकित्सा में दर्द का इलाज करने के लिए किया जाता है रहा। और यह दर्द स्वेलिंग मतलब सूजन के सूजन हो जाना, गर्म चमक होना, कोई भी और सामान्य कल्याण के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण के भाग के रूप में फिजियोथेरेपी के भीतर नियोजित अनेक कौशलों में से एक है। तो फिजियोथेरेपिस्ट लगभग 40 सालों से एक्यूपंक्चर का उपयोग कर रहे हैं। सोचिए, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो सिर्फ 40 साल से कम 40 से 45 साल, इससे ज्यादा पुराना ये नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्यूपंक्चर ये 3000 से 1000 BC पुराना है। सो एक्यूपंक्चर सबसे पुराना है। फिजियोथेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपी जो होती है ये करीब 40 से 50 साल के बीच में इसका आविष्कार हुआ, इसका निर्माण हुआ, और ये दुनिया में लोग इसे जानने लगे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट लगभग 40 वर्षों से एक्यूपंक्चर का उपयोग कर रहे हैं, और NHS के भीतर एक्यूपंक्चर के सबसे बड़े प्रदाता हैं। आमतौर पर वे पोस्ट ग्रेजुएट CPD प्रदाता से अपना कौशल सीखते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट अपने उपचारों को वैज्ञानिक अनुसंधान और नैदानिक साक्ष्य के आधार पर करते हैं कार्य करते हैं। और यद्यपि एक्यूपंक्चर पर अनेक शोध अध्ययन किए गए हैं,
और आगे शोध की आवश्यकता है, जबकि अनेक अध्ययनों में विधि पूर्वाग्रह की संभावना होती है, जैसा कि फिजियोथेरेपी संबंधी अनुसंधान और अन्य क्षेत्रों में किया जाता है या होता है। सो एक्यूपंक्चर की जब हम बात करते हैं, जो मैं बता रही थी, हम सभी चीज को जानते हैं क्योंकि हम लोग मरीजों को देखते हैं, और कोई हर एक लीडर जो है नई नई खोज करता है। तो ये इस तरह से होता है। आप देखिए, जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा है बंदा, इसके हाथ में जो है हार्ड वाला मेटल का हिस्सा है, और उसके अंदर प्लास्टिक की निडल है, जो बॉडी में इंटेक अंदर डाली जा रही है पॉइंट्स के ऊपर, और एक उंगली के पास में ऐड की गई है। तो इस तरह से ये इसमें होती है निडिल, प्लास्टिक की होती है ये, और इसको ऐसे अंदर डाल दिया जाता है, और ये 15 से 20 मिनट बाद अपना आप ही पास आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। कुछ लोग बर्दाश्त कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, थोड़ा सा रिस्की भी था, लेकिन एक्यूलाइफ के साथ में ये खतरा बिल्कुल नहीं है। ये डर ही निकल गया, और टोटली सेफ है, वो थोड़ा सा हम देखेंगे आगे। और पारंपरिक एक्यूपंक्चर में अलग अलग चौड़ाई, लंबाई और सामग्री की एकल उपयोग, पूर्व निष्फल डिस्पोजेबल सुइयों का ही इस्तेमाल होता है। यू अंडरस्टूड ना? तो प्लास्टिक की सुई जैसे डिस्पोजेबल होता है, यूज एंड थ्रो इट वाली, वो नीडल के अंदर प्लास्टिक की यूज की जाती है। और ये जो प्लास्टिक होता है, ये जी एस डी ग्रेस का होता है, मतलब थोड़ा हार्ड वाला होता है, मुड़ता नहीं जल्दी से, अच्छा वाला होता है, जो कि सेफली बिल्कुल देखेंगे तो नीडल जैसा लगता है। तो उसको उपयोग ही करते थे ये लोग। और यहाँ लिखा, जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ है कि लास्ट में, सेकंड और बिल्कुल लास्ट के लाइन में, कि और इन्हें आमतौर पर हटाए जाने से पहले 20 से 30 मिनट की बीच में इसे इस स्थिति में छोड़ दिया जाता है, लगा के छोड़ देते हैं, और वो अपना आप फिर बाद में निकल जाता है। और कभी कभी जब नहीं निकलता तो डॉक्टर खुद ही निकाल देता है। तो ये फर्क है एक्यूलाइफ का, जो एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर बेस है, और इस नीडल वाले में। फिर एक्यूप्रेशर जो उपचार है, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट मांसपेशियों की जड़ को दूर करने या हुई प्रवाह को उत्तेजित करने और शरीर को संतुलित करने के लिए एक्यूपंक्चर या ट्रिगर पॉइंट को सक्रिय करने के लिए अपने हाथों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है एक्यूप्रेशर में ये लोग, अपने जो डॉक्टर्स होते हैं, वो हाथ से ही प्रेस देते हैं पॉइंट्स के ऊपर। और ये हम सब जानते ही हैं इन चीजों को, मैं कुछ अलग से नहीं बता रही हूँ, और कोई गलती हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक से एक अनुभवी और बहुत से डॉक्टर्स भी हैं, तो अगर कोई गलती मुझसे हो जाए तो माफ कीजिएगा। जिसमें उंगलियों का उपयोग किया जाता है, प्रमुख एक्यूपंक्चर बिंदु पर लगाया जाता है, और उपयोग किए जाने वाले पर वहां पे दबाव दिया जाता है। तो इस तरह से इसमें काम करते हैं। और संवेदनशील स्थानों की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग अक्सर संवेदनशील रोगियों, सुइयों से डरने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए, और जो कमजोर दिल के लोग होते हैं या बहुत ही कमजोर लोग हैं, उनके लिए ये इलाज बनाया गया कि बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी निडिल के, उनको आराम से ही हील किया जा सकता। फिर आती है लेजर थेरेपी। सो अलग अलग तरह की थेरेपीज हैं यहाँ पे। ये तो बस मैंने अभी आधी ली है, बहुत सारे थेरेपीज हैं। तो इसमें फिर आता है लेजर एक्यूपंक्चर। और इसमें लेजर उत्तेजित विकिरण उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रबंधन का संक्षिप्त रूप है, और उपचार में इन किरणों के उपयोग को निम्न स्तरीय लेजर थेरेपी LLT के रूप में जाना जाता है। लेजर उत्तेजना का उपयोग किसी भी एक्यूपंक्चर उपचार को करने के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए आमतौर पर सुइयों का उपयोग किया जाता है। तो ये सब बताया जा रहा है, पुराने और नए के बेस पे किया जाता है। जिसके लिए आमतौर पर सुइयों का उपयोग किया जाता है, यह विशेष रूप से नर्वस रोगियों के लिए, बच्चों, खेल में जो चोटें लग जाती हैं उसमें,
संवेदनशील क्षेत्रों के लिए, और कानों के उपयोग उपयुक्त है, कानों के लिए उपयुक्त है। सो एक्यूपंक्चर का यह रूप फिजियोथेरेपिस्ट से उपलब्ध हो सकता है, जो इस उपचार को के सही अनुप्रयोग और इसके मतभेदों में पूरी तरह से प्रशिक्षित होते हैं। तो ये इस तरह से ये सारा लेजर थेरेपी होती है। और हमारा, हम सभी जानते हैं, हमारे पास भी एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें लेजर थेरेपी देते हैं हम लोग, हमारा मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटस। और वो एक बहुत ही जबरदस्त इक्विपमेंट है, हमारा हेड केयर, जिसके थ्रू हम ब्लू और रेड लेजर थेरेपी के थ्रू मरीज को ट्रीटमेंट देते हैं, उनको हील करते हैं। और वो भी वही काम कर रहा है जैसा कि यहाँ पे एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर का। तो हम एक नॉर्मल यूज में लेते हैं हेड केयर को, लेकिन उसका काम बहुत बड़ा है। कभी उसकी जब छानबीन करेंगे लेजर थेरेपीज के, तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सो अब बात करते हैं अपने एक्यू लाइफ की। तो क्यों ये अलग है इन सब थेरेपीज से? सो हमारी जो एक्यू लाइफ आती है वो आती है इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर बेस पे। एक मिनट, सॉरी। सो विस्तृत फिजियोथेरेपिस्ट मूल्यांकन के बाद, हमने एक्यूपंक्चर देखा, पश्चिमी ट्रेडिशन देखा, चीनी ट्रेडिशन देखा, लेजर ट्रेडिशन देखा, अब आते हैं इलेक्ट्रो पंक्चर, यानी कि ये एक न्यू जो टेक्नोलॉजी है उसको देख लेते हैं। तो मूल्यांकन के बाद डाली गई सुइयों को इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर मशीन के इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया जा सकता है। इन इकाइयों को विद्युत आवेगों के लिए के परिवर्तनशील आयाम और आवृत्तियों को वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया। कम आवृत्ति वाले इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर का उद्देश्य दर्द को कम करने के तंत्र में योग प्रदान देना है, विशेष रूप से मस्तिष्क के में रसायनों को उत्तेजित करता है। जो मस्तिष्क के अंदर जो रसायन होते हैं उनको ये उत्तेजित कर देता है, जो एनाल्जेसिया या विश्राम या फिर नींद में आपको सहायता प्रदान करता है। यह तकनीक विशेष रूप से पुराने दर्द की समस्याओं में उपयोगी है, और इसके उपयोग का समर्थन करने के लिए ठोस शोध है। आपका फिजियोथेरेपिस्ट इस तंत्र की मदद करने और दर्द मॉड्यूलेशन को बढ़ाने के लिए विशिष्ट एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन टेंस मशीनों का उपयोग कर सकता है। सो टेंस की जो मशीन है, ये स्पेलिंग यहाँ गलत है, TIENS है, टेंस मशीनों का उपयोग किया जा सकता है। और हमारे पास जो मशीनें हैं एक्यू प्रेशर बेस पे, एक्यूपंक्चर बेस पे, चाहे वो हमारी BCM हो या एक्यू लाइफ हो या फिर हेड केयर, दे आर ऑल वेरी एक्सीलेंट एंड सुपर इक्विपमेंट्स। हमारा कंपेयर सबसे ऊपर है, कोई हमारा कंपेयर नहीं कर सकता। वर्ल्ड पेटेंट, वर्ल्ड वाइड सर्टिफाइड है, और कोई उन्हें नकल ही नहीं कर सकता। तो हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है वो बेस्ट हैं। ये हमें गर्व करना चाहिए इस बात के ऊपर, तो बहुत बड़ी बात है। सो इंग यांग, इंग यांग का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और इंग यांग की जब हम बात करते हैं, सो ताजी ताई G2 of a particular style that is often named yin and yang संबल है ये। और जो द ब्लैक एरियाज रिप्रेजेंटिव इन, जो काला एरिया है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? इनको, यानी कि अंधकार को कह सकते हैं, या फिर आप नेगेटिविटी को कह सकते हैं, निराशा को कह सकते हैं, जिस तरह से भी आप समझना चाहें वैसा हम इसको बताते हैं। तो डार्क पार्ट जो है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन, and with the opposite white side representing yang, the dots are representing of one within the others। ठीक है? तो ये जो पॉइंट इसके अंदर बने हुए हैं कि सफेद
जो यांग पार्ट है उसमें एक काला बिंदु है, और जो इंग पार्ट है उसमें एक छोटा सा व्हाइट बिंदु है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि, और ये हमारे सब सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड से भी रिलेटेड है, सब चीजें कुछ अलग नहीं है। ये प्राकृतिक तरीके से भी जुड़ा हुआ है, ये परमेश्वर से भी यानी कि खुदा से भी जुड़ा हुआ है। बहुत डीप है ये नॉलेज। तो ये तो सिर्फ ऊपर से ही मैंने आपको बता दिया। तो जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कहते हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, है ना, हम मैं कुछ राशा भी निराश नहीं होता, यानी कि यांग की बात कर रहे हैं, वाइट रोशनी की बात कर रहे हैं। तो चाहे वो कितना ही पॉजिटिव हो, कितना ही वो रोशनी में हो, उसमें भी कोई ना कोई जैसे प्रॉब्लम होती है, उस तरह से इसमें दर्शाया गया है। और वैसे ही जहाँ पे कोई बुराई है, कोई डार्कनेस है, निराशा से भरा हुआ है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक बूंद रोशनी की जरूर होती है ना, कि काश, है ना, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी एक उम्मीद होती है कि नहीं, एक दिन अच्छा जरूर होगा। तो इसी तरह से हमारे अंदर अगर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी बैलेंस में होती हैं, और उसके अंदर भी जो एक उम्मीद, एक रोशनी होती है कि हाँ हम अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। और जो ये तो ये मतलब मैं बहुत ही ज्यादा मतलब खिचड़ी पक जाएगी अगर मैं इसको बहुत वो करूंगी, क्योंकि बिना थ्योरी के मैं इसको बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही डीप है। और हम बात कर रहे हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। और ये जो ट्रेनिंग होती है, अगर हम आप बात करें हमारी एक्यू लाइफ की, तो एक्यूपंक्चर, ये एक्यूप्रेशर, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पर अगर हम ट्रेनिंग लेने जाएं किसी कॉलेज में, किसी नेचुरोपैथी कॉलेज में, तो कम से कम 8 साल की ट्रेनिंग है इसकी, प्रॉपर सीखने के लिए। तो ये बहुत बड़ा अभ्यास है, जिसे हमें सीखना चाहें तो काफी समय जाएगा। तो ये भी यहाँ पर यही बताया गया है, ऑर्डर डे द नोन और थराइज द सेजियम। और जो अननोन है, मतलब ये नोन और अननोन, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेरिडियन चैनल्स की। जल्दी खत्म कर दूंगी, 10 मिनट और बचे हैं। तो ये 14 मेरिडियंस चैनल्स हैं, और जिसमें आप देख रहे हैं लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, हार्ट, और हार्ट के नीचे फिर छोटी आंत आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, फिर ब्लैडर आ गया, किडनी, पेरिडियम, पेरिकार्डियम, फिर ट्रिपल एनर्जी, उसके बाद गॉल ब्लैडर, फिर लीवर, और फिर गवर्निंग वेसल और कॉन्सेप्शन वेसल्स। तो ये तो है 14 मेरिडियन चैनल्स। और इन चैनल्स के अंदर कितने कितने पॉइंट्स आते हैं ये आप देख सकते हैं। लंग्स में एक ही पॉइंट आ रहा है, लेकिन बड़ी आंत के अंदर 20 पॉइंट्स आते हैं। यानी कि अगर हमने बड़ी आंत के पॉइंट पे थेरेपी दिया मरीज को, रिलीफ पॉइंट पे जाके एक्यूलाइफ से, तो 20 बीमारियां ठीक हो रही हैं। चाहे वो मरीज को पता हो या ना पता हो, लेकिन आप उसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो इतनी प्रॉब्लम ठीक होंगी। स्टमक का पॉइंट है, उस पे 45 पॉइंट्स पे आप रिलीफ दे रहे हैं। स्प्लीन के 21, हार्ट के 9, स्मॉल इंटेस्टाइन के 19, ब्लैडर के 67 पॉइंट्स, किडनी के 27, पेरिकार्डियम के 9, और फिर है ट्रिपल एनर्जियर के 23 हैं, फिर गॉल ब्लैडर के 44, लीवर के 14 पॉइंट्स, और फिर है गवर्निंग वेसल के 28 पॉइंट्स हैं, और कॉन्सेप्शन वेसल के 24 पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से ये 14 मेरिडियन चैनल्स होते हैं, जो कि हमें पता होना चाहिए। फिर आता है 5 एलिमेंट्स। हमारा जो शरीर बनाया गया है, वो इन 5 एलिमेंट्स के बेस पे ही बनाया गया है। धरती, वायु, अग्नि, ना मेटल, लकड़ी, इन सब के थ्रू ही हमारी बॉडी बनाई गई है। हम मिट्टी से बनाए गए मनुष्य हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो बात चल रही है एक्यूपंक्चर की। तो इसमें जो मोस्ट पावरफुल लीवर एक्यू पॉइंट्स जो हैं, जो हम हमारे एक्यूलाइफ के थ्रू मरीज को रिलीफ दे सकते हैं, तो सियांस एक्यूलाइफ। और ये जो सिम्टम्स इसमें नजर जो बताया गया है यहाँ पे, जो साइंस लिखे हुए हैं, ये लीवर सिरोसिस के।
तो स्किन येलो होने लगती है तो समझ जाइए जॉन्डिस है। कॉमन साइंस है ये। और हेल्दी लीवर और सिरोसिस वाला, वो अलग उसका यहाँ बताया गया है किस तरह से होता है। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उस समय में होती है। और ब्लड वेसल्स जो है वो चौड़े होने लगते हैं। फ्लूड, पेट अगर फूल रहा है, जैसे यहाँ देखने से आदमी का पेट फूला हुआ है तो पानी भर गया है शरीर के अंदर। और पानी भरने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो गलत मेडिसिन या खान पान, या फिर शराब पी लेना। अगर जॉन्डिस के व्यक्ति ने शराब पी लिया तो वो उसके लिए जहर बन गया। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट डॉक्टर्स। पर इसलिए हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो मरीज आ रहा है, अगर वो लीवर का ट्रीटमेंट ले रहा है तो उससे आप सावधानी करने के लिए, बरतने के लिए बोलें, और स्ट्रिक्टली बोलें कि अल्कोहल को हाथ नहीं लगाना है, और खट्टा नहीं खाना है। लीवर के पेशेंट को ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। और लाइट फूड, ये सब हम जानते ही हैं। तो इस तरह से ये सब इसमें साइन होते हैं लीवर सिरोसिस के। सो लीवर वन का जो पॉइंट है, ये LV2 आप देख रहे हैं। लीवर, ये नंबर वन है। LV2 जो हमारी पैर की अंगूठे और छोटी उंगली के बीच का पॉइंट है। और स्ट्रेस, इरिटेशन, इरिटेट हो जाता है बंदा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगता है, ये सिम्टम्स है सारे। जिसको लीवर की प्रॉब्लम होती है उसको ये समस्याएं होती हैं। उसे पता नहीं चलता कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों इतना गुस्सा कर रहा हूँ, क्यों मुझे नींद नहीं आ रही है ना। उसको इंसोम्निया भी होगा। ये इंग स्प्रिंग है। इंग मैंने जो बताया था, मतलब वो डिप्रेशन में जा रहा है ना, डार्कनेस है, उसे कुछ समझ रहा है कि मेरी लाइफ एकदम अब खत्म है, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है। सो ये सब फीलिंग्स आने लगती हैं जो लीवर का पेशेंट होगा उसको, है ना। हैवी मेंसेस होने लगते हैं ना, ब्लीडिंग पीरियड जो है वो ज्यादा, जैसे ब्लीडिंग होती है फीमेल्स को, वो प्रॉब्लम हो जाती है। ब्लैडर इन्फेक्शन हो जाता है। थकान होने लगती है, डिजीनेस हो जाएगी बॉडी में। टेम्परेरी हेडेक होने लगेगा, सर में दर्द। गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। बहुत टेंशन लेने लगते हैं, नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती है देर देर रात तक। तो ये सारे साइंस हुए हैं। और इन साइंस पे आपको LV2 पॉइंट पे मरीज को ट्रीटमेंट देना है, रिलीफ मोड में जाके एक्वलाइफ से। और बहुत हल्का महसूस करने लगते हैं, तुरंत उन्हें नींद आने लगेगी। अगर सही तरीके से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, बहुत रिलीफ मिल जाता है। 10 से 15 दिन में ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। नंबर टू, इसमें LV3 पॉइंट पे देना है जो थोड़ा सा ऊपर होता है, जैसा कि इस पॉइंट में आपको नजर आ रहा होगा। और ये भी सेम चीज है, ये भी क्योंकि सारे पॉइंट्स लीवर के ही हैं, तो ये BP हाई को भी कंट्रोल कर देगा। और बाकी जो समस्याएं यहाँ पे सेम प्रॉब्लम्स लिखी हैं जो हमने उसमें पढ़ी थी। पर यहाँ पर क्या है, ये यांग सोर्स है। यानी कि वहां पे निराशा थी, पॉइंट 2 जो था, वहां पे निराशा थी, इन की बात हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे ट्रीटमेंट चलता जाएगा, पॉइंट्स पे हम बढ़ते जाएंगे, 2 पे दिया, फिर LV3 पे दे रहे हैं, तो पेशेंट एकदम से क्या हो रहा है, डिप्रेशन से बाहर निकलने लगेगा। और निराशा जो उसके अंदर है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उससे दूर होके वो पॉजिटिविटी की में आने लगेगा, यानी कि यांग सोर्स में बढ़ने लगेगा, उसकी एनर्जी यांग सोर्स की वो बढ़ने लगेगी। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। और ये जो दर्द है, थकान है ना, घंटों घंटों बैठ के सोचना, डिप्रेशन जिसे हम कह देते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, UTI इन्फेक्शन हो जाता है, ये जेंटाइल्स इश्यूज होने लगते हैं, और भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। आंखें सूज जाती हैं, पफी पफी आंखें हो जाती हैं, या आंखें लाल हो जाती हैं। PMS की प्रॉब्लम हो जाती है, टेंडर ब्रेस्ट हो जाते हैं, ईचिंग होती है ब्रेस्ट में। या मूडी, ब्लोकेटेड होने, ब्लोटेड हो जाती है बॉडी के अंदर। उन सब में भी इसका बहुत ही अच्छा काम है। तो आपने LV2, LV3 पे, ये LV2 और ये LV3 पॉइंट पे हमें मरीज को जो है ट्रीटमेंट देना है, रिलीव मूड पे जाके आपको लाइफ से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर है नंबर 3, और ये है LV5 जो हमारे लेफ्ट पैर के अंदर थोड़ा ऊपर होता है, पिंडली के थोड़ा सा बीच में, जैसे यहाँ पॉइंट नजर आ रहा है। तो हमें इस पे देना है। और ये ब्लैडर इन्फेक्शन और इंटरकोर्स में
ये उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। जेंटल हर्पीस जिनको हो जाता है उसमें भी ये रिलीफ देता है, इस पॉइंट पे अगर हम दे रहे हैं। और इरेगुलर मेंसेस, जिनको पीरियड्स रेगुलर नहीं है, मंथली प्रोसीजर उनका रेगुलर नहीं है, उसमें भी इस पॉइंट पे रिलीफ देने से मरीजों को हीलिंग मिलती है। और ये क्लियर डैम्प हीट, तो ये बॉडी में जो हीट पैदा होती है या ब्लीडिंग, सॉरी, पीरियड्स के समय में जो हीटिंग पैदा होती है, या लीवर के जो मरीज होते हैं उनको फेस पे भी हीटिंग पैदा होती है, तो उसको भी ये धीरे धीरे कंट्रोल करेगा, ठीक करेगा। 4 नंबर है LV8, जो हमारे घुटने के साइड में इधर होता है। और ये यूरिन जिनका निकल जाता है, लीक हो जाता है उस प्रॉब्लम में, या यूरिन प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, या फिर यूरिनरी यूरिनेशन प्रॉब्लम हो रही है, पेनफुल हो रहा है यूरिन आते समय, चुभन हो रही है, या और भी कुछ एक्सटर्नल जेंटल इश्यूज हैं मेल और फीमेल को, तो ऐसे बहुत सारे जितने भी ये यूट्रस कोई प्रॉब्लम है, TCM ब्लड डिफरेंशिएशन डेफिनेशन है, कुछ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है ना, सॉरी डेफिनेशन मैंने बोला, गलत गलत बोला मैंने, सॉरी, डेफिशिएंसी है ये। तो ये हमें इन सब चीजों में भी, जो ऐसे मरीज आ रहे हैं उसमें हमें LV8 पॉइंट पे ट्रीटमेंट देना है, और मरीज को इसमें बहुत रिलीफ मिलता है। .5 ये है LV13, जो हमारी चेस्ट के पास का पॉइंट है। इस पर्पल पॉइंट पे हमें देना है, इसको हम लोग फ्रंट मुंह भी बोलते हैं चाइनीज लैंग्वेज में। इससे स्ट्रेंथ एंड डाइजेशन, इससे आपका जो लीवर के, जैसे जिनको लीवर प्रॉब्लम होती है उनका डाइजेशन बहुत खराब हो जाता है, उसमें बहुत मदद करेगा। जिनको उल्टी का मन होता है, नौशिया, जी मचलाना या वॉमिटिंग का मन हो जाता है, उसमें बहुत मदद मदद करेगा, हील करेगा। जिनको खाना हजम नहीं होता, या लो बैक पेन में है, रिप पेन है ना, फ्लोटिंग हो रही है बहुत ज्यादा, या डायरिया, लूज मोशन हो गया है, उसमें भी ये काम करेगा। ड्राइंग इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी, तो इन सब चीजों के लिए ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है LV13। तो हमें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं अंदर, इस स्किन जो हमारी होती है, तो हमें शुरुआत वैसे ही करनी है, स्लो पॉइंट से। स्पीड 1 पे ही हो तो ज्यादा बेस्ट है। और उसके बाद में जैसे जैसे मरीज को रिलीफ मिलने लगता है, पूछ पूछ के कि आपको ज्यादा फील, इचिंग तो लग तो नहीं रहा है, पेन तो नहीं हो रहा ज्यादा, उसके पूछते हुए कंफर्टेबली मरीज को दिलासा देते हुए, आपको स्पीड को बढ़ाते हुए, धीरे धीरे उससे पूछते हुए कि काम करना है, नहीं तो आपकी स्पीड 1 2 ही रखे शुरू में, उसके बाद में ही बढ़ाएं। .6 LV14, तो ये 13 और 14 पॉइंट जो है ऊपर नीचे ही है चेस्ट के। ये लीवर है, इस जगह हमारा होता है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लीवर होता है। इट सपोर्ट द लीवर, ये पूरा सपोर्ट करता है लीवर को, और इस पे ट्रीटमेंट देने से, रिलीफ मूव पर हम मरीजों को ठीक कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर की किसी को प्रॉब्लम होती है तो ठीक हो जाएगी, एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है तो ठीक हो जाएगा, हेपेटाइटिस है, जॉइंटिस है, उसमें भी ये ठीक करेगा। गुस्सा जिनको बहुत आता है, जिनको बहुत डिप्रेशन है, नोजिया है, फिर से सब रिपीट हो रहे हैं, फेव, फेवरली डिजीज किसी को हो रही है, तो भी आप उसमें मरीज को, यानी कि खर्राटे आ रहे हैं, या कोई और अजीब आवाजें आती हैं, या गला जिसका बहुत सूख जाता है, उसमें भी ये पॉइंट पे आप दे सकते हैं LV14 और 13 को। तो ये जबरदस्त पॉइंट्स है सारे। ये लीवर 3 का पॉइंट है, और ये वही मेन बिंदु है जो कि मैंने शुरू में बताया था, इसे कहते हैं हेवनली स्टार पॉइंट। ये मेन पॉइंट है लीवर का, इस पे हमें जरूर से ट्रीटमेंट देना है, और इस पे ट्रीटमेंट देने से बहुत सारी प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाती हैं। इसलिए इसको स्पिरिट ऑफ द एक्यूपंक्चर पॉइंट, तो ये पूरे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स का समझ लीजिए एक आत्मा है, एक केंद्रित बिंदु है जिस पे देना बहुत जरूरी है। और इसे हैप्पी काम और ग्रेट रस्टिंग भी कहा जाता है। तो
हैप्पी काम और ग्रेट रशिंग, LV3 सोर्स पॉइंट और अर्थ पॉइंट भी है ऑफ द लीवर चैनल एंड हेवनली स्टार पॉइंट अगेन, वो फिर से यहाँ पे बता रहे हैं। और फिजिकली लेवल पे इंडिकेशंस दिए गए हैं, इंसोमिया ड्यू टू फेयर, है ना, जिनको नींद, डर के मारे नींद नहीं आती, जिन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है, हल्का सा भी कोई आवाज देता है, लाइट खुलता है, वो एकदम घबरा के उठते हैं, झटके से उठते हैं। पेन, स्टिकनेस एंड द belly एंड चेस्ट, पेन होना, पेन कहाँ, आपके चेस्ट में, या भारीपन हो जाना, उसके अंदर भी इसका आप यूज कर सकते हैं। हीट, मैंने बताया था कि फेस पे हीट पैदा होती है, आप हल्का खाना खा रहे हैं, कोई फालतू की चीज नहीं खा, लेकिन उसके बाद भी आपको लगेगा जैसे मेरे फेस से या मेरी बॉडी से बहुत हीट निकल रही है। किसी किसी की पैरों से निकलती है हीट, या रेडनेस हो जाती है आंखों में, उसमें भी ये पॉइंट पे हम दे सकते हैं। ये सब मैंने बता ही दिया है। इरेगुलर मेंसेस में, डाइजेस्टिव इश्यूज प्रॉब्लम में दे सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन है, किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, रेसिस्टेंट में, और डिप्रेशन के अंदर दे सकते हैं। हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द क्वालिटी ऑफ एनी बॉलेंस, तो इसमें सब में ये इमोशंस पे भी ये काम करता है, इस पॉइंट अगर हम थेरेपी दे रहे हैं। तो स्पिरिचुअल, ये स्पिरिट लेवल है, तो ये मूव stagnant energy and unburned feelings of anger and resentment and support growth। तो आपकी एनर्जी को ये ग्रो करेगा, और जो एक्स्ट्रा एंगर है, उसका बर्डन, वो सब चीज को ये रेसिस्ट करता है, और आपको ग्रोथ में मदद करेगा। और लोकेशन ऑन दी dorsum of the foot in the hollow, this tell to the junction of the first and second metatarsal bones। तो जो मेटाटार्सल बोन्स होती हैं फर्स्ट और सेकंड जंक्शन के लिए, उसमें भी जो फूट, हमारे पैर जो होते हैं उसमें भी ये पूरी तरह से जो समस्या होती है उसमें मदद करता है, ठीक करता है। तो कंप्लीट पावरफुल पॉइंट है ये, और टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, जितने भी मेटल टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में है उन्हें भी बाहर निकालेगा। और इन सब बीमारियों में ये काम करता है, कब्ज, गैस, नोजिया, ब्लॉटिंग, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, इन सब के लिए तो इन सारे पॉइंट्स पे थेरेपी देना है मरीज को रिलीफ मूड पे जाके। और कैसे देना है? होल्ड द पॉइंट्स वेर शार्प पेन एंड फेल्ट firmly with tip of thumb and rotate it up and down for 2 minutes on each leg। तब आपको ये जो पॉइंट्स हैं पैरों वाले, ये दोनों पैरों में है और दोनों पे ही देना है। और देना कैसे है? कम से कम 2 मिनट आपको एक्यूलाइट से उसको दबा के रखना है पॉइंट्स के ऊपर, और उसके बाद में फिर उठा लेना है, फिर दबाना है 2 मिनट के लिए, फिर ऐसे आप 5 से 6 मिनट दे सकते हैं। और वैसे ही आपको दूसरी लेग से भी करना है। तो ये आप 3 दिन, इसमें लिखा हुआ है, मैं कहती हूँ आप 3 दिन क्या 5 दिन दें, जब तक मरीज ठीक नहीं हो जाता है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है, बहुत ही सिंसियरली। उसको कितने समय से प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, 1 महीने से है या 1 साल से है या 10 साल से, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये 3 दिन लिखा है। तो जितनी पुरानी बीमारी है और कितनी सीरियस है या कितनी उसकी कंट्रोल हो सकती है, उसी के बेस पे आपको दिन आप घटा और बढ़ा सकते हैं अपने आइडिया से। और पैरों में भी हमारे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हम BCM के थ्रू थेरेपी लेते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम एक्युलाइफ सिर्फ हाथों पे ही यूज ना करके, या L4 L5 पे हम लोग यूज करते हैं एक्युलाइफ को, बहुत से लोग अ, हाथों पे शोल्डर्स पे यूज करते हैं। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग नहीं करते, बहुत से लीडर्स करते हैं, वो नहीं करते, वो तलवों पे भी जो लीवर के पॉइंट्स हैं या और ऑर्गन्स के पॉइंट्स हैं उस पे भी जरूर से थेरेपी दें। और इसके साथ साथ और भी पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर भी लीवर का पॉइंट है, इस पे भी आप दे सकते हैं, बाकी और जो पॉइंट्स है उसके भी दे सकते हैं ट्रीटमेंट।
और इसके बाद आता है हमारा कान। तो मैं बताना चाहूंगी, अलग अलग हम देखें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, करीब 198 के करीब तो से लेके और 200 तक, इतने तो हमारे पैरों में ही है। और 150 से लेके, 150 से लेके 168 शायद हमारे हाथों में पॉइंट्स हैं। और 78 और ऐसी कुछ कानों में भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल पूरी बॉडी की, हमारे बॉडी पूरे शरीर के अंदर सर से लेके पैर के तलवे तक, तो 1000 पॉइंट हैं हमारे शरीर में, जहाँ पे हम मरीज को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये हमारा कान है। और कान बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, लेकिन हमें अपने मरीज को ठीक करने के लिए कानों के ऊपर भी थेरेपी देना चाहिए। और ये कान है, यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, बीच का जो पॉइंट है वो लीवर का है, इसके भी हमें 1 से 2 मिनट थेरेपी जरूर देना चाहिए। किडनी है, स्प्लीन है, हार्ट है, लंग्स है, ये सारे पॉइंट्स बने हुए हैं। तो हमें इस पर बहुत ध्यान से थेरेपी देना है। और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है ईयर थेरेपी देने के लिए। तो इस तरह से ये पूरी थेरेपी है जिसको हम दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो एक्चुअल लाइफ चार्ट हमें जो डायरेक्शन देता है, उन पर भी हमें ट्रीटमेंट, जैसे हमारी छोटी उंगली पे जो लीवर का पॉइंट है, इसके साथ साथ और भी यहाँ पर पॉइंट बने हुए हैं, इन सब पे हमें देना है। और जितने भी येलो पॉइंट्स हैं, इन पर भी हमें रिलीफ देना है। तो ये बात हमें जरूर ध्यान रखनी है। और मेडिसिन, या सॉरी न्यूट्रिशन तो हम सभी जानते हैं, कीटोसिन इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर लीवर पेशेंट। और इसके साथ साथ आप फाइबर और एक्टिव जरूर चलाएं। और इसके साथ में ओमेगा भी यूज करा सकते हैं, ओपीसी भी दे सकते हैं, जैसी मरीज की कंडीशन है उसके बेस पे। वो आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से करें। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोशिश करें कि अपने मरीज को, चाहे तो आप अपने सेंटर, अगर आपके पास में अवेलेबल है ये प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं हेल्थ हाइपर एक्स, या तो आप अपने क्लिनिक से उसे बुलाएं, चाहे इसके आप पैसे ले लें। मैं ये नहीं कह रही कि आप मतलब फ्री में दें, आप उसे सुबह और शाम बुलाएं, या 3 टाइम बुला लें। और जो भी आप उससे चाहते हैं वो फीस ले सकते हैं, लेकिन उसको ये पानी जरूर पिलाएं। क्योंकि अगर लीवर, किडनी, पैनक्रियास, हमारी आंतें, हमारी पूरी बॉडी, मैं एक ही मतलब ऐसे नहीं कह रही हूँ, इसकी बहुत मैंने वो करा है पूरा, इसको पढ़ा है पूरा। तो अगर हम ये उसे 3 गिलास या 5 गिलास, अगर वो हमारे क्लिनिक पे आ रहा है, वो खरीद देता है तो बहुत ही अच्छी बात है। पर कुछ लोग ऐसे जो नहीं खरीद पाते हैं, तो आप उनको TDS डोज में सुबह दोपहर शाम में, या जैसे भी उसको सुटेबल हो, कम से कम 3 टाइम उसे ये पानी पिलाइए, 1 1 गिलास। और बहुत मदद करेगा उसके लीवर को हील करने में, किडनीज को हील करने में। डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आंतें भी साफ हो जाएंगी, जो भी टॉक्सिन वो बाहर निकलेंगे। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो अपने, क्योंकि हमें मरीज को ठीक करना है, और हम सब जानते हैं जब वो ठीक होगा तो 10 या 50 करोड़ लेकर आएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कैसे अपने मरीज को हमें टैकल करना है। तो थैंक यू सो मच, आपने सबने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना। और एक बार फिर से अगर कोई मुझसे मिस्टेक हुई है तो मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। थैंक यू एवरीवन। बेटर टियाम, बेटर लाइफ, 100 years healthy life, विश यू ऑल ग्रेट सक्सेस, गो एस। थैंक यू सो मच। Excellent. Wonderful.